नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि आपको पूर्ण विदित है कि हमारी आरएस प्री के लिए जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ये क्लास है और लॉजिकल रीजनिंग का ये हमारा दूसरा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कथन और तर्क अर्थात स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जो टॉपिक है एक्चुअल में होता है क्या है, पहले तो ये जानेंगे हम। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक होने वाले हैं उनका बेसिक मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। अभी हम आज पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अब देखो क्या होता है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बहरहाल देखते हैं। देखो ये है कथन, कथन और तर्क। कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। अब देखो बहुत सारे हम लॉजिकल रीजनिंग जब पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप हमेशा जो टॉपिक का नाम है और उसके जो कुछ बेसिक्स हैं उनको आप इंग्लिश टर्म से याद कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो इसको बोलेंगे हम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अब ये होता क्या है पहले उसको देखें। तो देखो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होगा, स्पष्ट लिखा है मैंने, एक कथन दिया होगा। क्या होगा? एक कथन दिया होगा और उस कथन के द्वारा किसी विषय पर स्टूडेंट से एडवाइस ली जाएगी। कहने का मतलब एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के द्वारा यह पूछा जाएगा स्टूडेंट से कि इस स्टेटमेंट पे आप अपनी एडवाइस दो। अब एडवाइस किस प्रकार से देनी है और एडवाइस के लिए क्या किया जाएगा, दो तर्क दिए जाएंगे। कहने का मतलब तर्क जो आपके होंगे वो आपको एडवाइस के रूप में मान्य होंगे। मींस मतलब समझो आप, पहले एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बाद दो हो गए आर्गुमेंट। अब स्टेटमेंट को जैसे यहां पढ़ोगे, अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके मन में या आपके द्वारा क्या क्या एडवाइस निकल रही है, क्या क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं उस स्टेटमेंट के द्वारा, तो वो एडवाइस क्या तर्क में या आर्गुमेंट में जो दिया हुआ है उसमें मैच कर रही है, वो आपको देखना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखो वो ये होने वाली है, उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे चर्चा कर लेते हैं। क्या कि आपको एक तर्क दिया जा रहा है, एक नहीं एक से ज्यादा तर्क हो सकते हैं। स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद क्या हुए, आर्गुमेंट हुए। क्या हुए? आर्गुमेंट हुए। और ये आर्गुमेंट जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि एक तो होगा यस और एक होगा नो। अब सारा लोचा जो है वो यहीं पे है कि आपको तर्क यस में और नो में दिया हुआ होगा और बहुत सारे स्टूडेंट उसको यस में और नो में, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर या तो हमें यस करना होता है, राइट, या फिर रॉन्ग करना होता है। लेकिन यहां पे लोचा क्या है, यहां पे आपको जो आंसर है वो यस और नो में नहीं देना। तो बोले सर किस में देना है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है वो किस में देना है आपको, वो स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको आंसर देना है। कहने का मतलब जो भी आर्गुमेंट होगा उसको आपको या तो स्ट्रॉन्ग बताना है या फिर उसको बताना है वीक, न कि राइट और रॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो आर्गुमेंट दिए हुए हैं वो एक यस है और एक नो है, फिर भी दोनों के दोनों स्ट्रांग हो गए, यानी कि दोनों के दोनों सही हो गए। अब देखने में सामान्य तौर पर यह चीज बोलने में या एक तरीके से समझने में हमें कठिनाई महसूस हो सकती है कि सर एक यस दे रखा है एक नो दे रखा है, दोनों को आपने सही कैसे कर दिया। सही कहने का मतलब मैंने उन दोनों को या तो बोला है स्ट्रॉन्ग या मैं उनको बोल रहा हूं वीक। समझ रहे हैं आप बातों को? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है, तो किस में देना है आपको आंसर, आपको आंसर देना है या तो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वो आर्गुमेंट क्या है, वीक है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अभी जान लो और इसके ऊपर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सारी चीजों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ये अगर कोई भी आर्गुमेंट है उसे हमें ये बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के आगे खड़ी हो जाती है कि सर आपने कह तो दिया कि स्ट्रॉन्ग में और वीक में आपको आंसर देने हैं, यस और नो में नहीं देना है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग और वीक को हम पहचाने कैसे, ये बताओ। तो देखो ये जो चीज है ना, ये इस पूरे टॉपिक की जान होने वाली है। क्या है देखो, एक साइड में मैंने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसकी लिस्ट दे दी है, दूसरी साइड में जिन आर्गुमेंट के लिए वीक आर्गुमेंट का प्रयोग किया जाएगा उनकी मैंने लिस्ट दे दी है। क्या है देखो,
सर्वप्रथम तो क्या कि तर्क जो है अर्थात आर्गुमेंट जो है वो स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद वो आर्गुमेंट के अंदर आपसे जो कुछ ही पूछ रहा है, तो आपका आर्गुमेंट डायरेक्टली या फिर स्पष्ट तौर पर क्लियरली स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। कहने का मतलब स्टेटमेंट में जिस चीज की बात की जा रही है उसी चीज की बात आपके आर्गुमेंट में भी होनी चाहिए। देन दूसरा क्या है, ये मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं। दूसरा है कि कोई चीज अगर सार्वभौमिक सत्य है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको भी हम किस में लेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर लेंगे। देन देखेंगे अगर कोई एक्ट है, एक्ट मतलब कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, या यूनाइटेड नेशन का हो सकता है, या किसी कंपनी का कंपनी एक्ट हो सकता है। कहने का मतलब जहां पे कानून की बात की जाएगी उसको हम कहां पे लेंगे, उसको हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर लेंगे। देन अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी रूल्स की बात कर रही है या लॉ की बात कर रही है, गवर्नमेंट बॉडी के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उसको भी हम किसके अंदर लेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर लेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव, क्योंकि अनुभव के आधार पर जहां बात की जाएगी, एक्सपीरियंस के आधार पर जहां बात की जाएगी, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस में लेंगे। देन देखेंगे कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मान्यता। कहने का मतलब सोशली हो या फिर कल्चरली हो या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकली या फिर कह सकते हैं हम रिलीजन से रिलेटेड कोई भी मान्यता है, लेकिन मान्यता के साथ क्या होनी चाहिए, वो तर्क संगत भी होने चाहिए। कहने का मतलब मान्यता से काम नहीं चलेगा, मान्यता के साथ साथ तर्क भी होना चाहिए। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, मान्यता प्लस तर्क, यानी कि ऐसी मान्यता जो तार्किक भी हो, साइंटिफिक भी हो, उसी को हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और देख लेते हैं वीक के अंदर क्या क्या आता है। तो देखो वीक में क्या है, पहली बात तो अगर वो तर्क के साथ अस्पष्ट, कहने का मतलब अगर कथन के साथ आर्गुमेंट का अस्पष्ट संबंध है, स्पष्ट तौर पे कोई संबंध नहीं है, तो वो किस में आएगा, वीक आर्गुमेंट में आएगा। या फिर कुछ ऐसे शब्द, कौन से शब्द, जैसे केवल है, एकमात्र है, अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो क्या होगा, वो वीक आर्गुमेंट होगा। क्या होगा, वीक आर्गुमेंट। या फिर किसी की तुलना की जा रही है या किसी से अपेक्षा की जा रही है या नकल की जा रही है, तो ये भी वीक आर्गुमेंट के आधार पर होगा। या फिर हम कह सकते हैं अनुमान या कल्पना, किसी भी चीज के बारे में आपसे तर्क पूछा है और उस तर्क में आप बात कर रहे हैं कि मैं तो उसको अनुमान के आधार पर बता दूं या इसके लिए कोई कल्पना कर लूं, तो वो भी वीक आर्गुमेंट के अंदर आपके काउंट होंगे। अगर एडवाइज, देखो इससे पहले हमने पढ़ी थी एडवाइज राइट माना गया था, लेकिन हम पे एडवाइज को क्या मानेंगे, वीक मानेंगे। क्या, वीक। अगर आर्गुमेंट की बात की जा रही है तो जहां पे सलाह की बात हो जाएगी तो सलाह क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, ये तो सिंपल वर्ड है, इनको आप पढ़ते ही समझ पा रहे होंगे कि इनको तो आपको गलत लेना ही है। गलत कहने का मतलब आपको वीक लेना है, ये वीक आर्गुमेंट के अंदर काउंट होंगे। देन अगर संदेह की बात आ जाए, अगर डाउटफुल हो कोई चीज, ऐसा आर्गुमेंट जो डाउटफुल हो या फिर द्विअर्थी हो, द्विअर्थी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि डबल मीनिंग हो। क्या हो, डबल मीनिंग। अगर कोई आर्गुमेंट डबल मीनिंग है तो उसको भी वीक आर्गुमेंट के अंदर आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इनको ध्यान से देख लीजिए। क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर मैंने क्या लिया है कि एक तो तर्क से, जो तर्क से आर्गुमेंट से स्टेटमेंट का डायरेक्टली रिलेशन होना चाहिए। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तीसरा कोई एक्ट हो, किसका, कोई कानून हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, यूनाइटेड नेशन का, या किसी कंपनी का रूल हो। या फिर एक्सपीरियंस की बात की जाए या फिर मान्यता की बात की जाए, लेकिन वो मान्यता तर्क संगत हो। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ये सभी आएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर। और वहीं पे दूसरी साइड मैंने आपको वीक आर्गुमेंट की बात की जा रही है, उसमें कौन कौन से होंगे, तर्क अस्पष्ट हो। अस्पष्ट का मतलब स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट का जो संबंध है वो अस्पष्ट हो, यानी कि डायरेक्टली ये हो अस्पष्ट, डायरेक्टली किसी प्रकार से रिलेशन नहीं हो रहा है, तो किस में लिया जाएगा, वीक आर्गुमेंट में।
या फिर ये शब्द जो दो दिए हुए हैं केवल या मात्र शब्द दिए हों तो भी वीक आर्गुमेंट। तुलना, अपेक्षाकृत, नकल, अनुमान या कल्पना की बात की जा रही हो, या एडवाइस की बात की जा रही हो, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, संदेह, या फिर डबल मीनिंग की बात की जा रही हो, तो ये सारी की सारी कंडीशन किसमें होंगी? ये सारी की सारी आपके वीक आर्गुमेंट के अंदर होंगी। और क्या है आगे देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड। दोनों ही तर्क, जो कि इससे पहले मैंने चर्चा की थी कि जो दोनों के दोनों तर्क होंगे वो सही या गलत हो सकते हैं। अब यहां पे क्या है, क्यों? क्योंकि हमें जो आंसर है वो यस और नो में ना देकर किस में देना है? स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट के अंदर हमें आंसर देना है। अगर मैं बात करता कि यस और नो में अगर मुझे आंसर देना होता तो भाई दोनों की दोनों सही गलत तो हो नहीं सकते, या तो एक सही होगा या एक गलत होगा। लेकिन यहां पे दोनों या तो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। कारण क्या है? तो कारण एकमात्र इतना सा है कि हमें जो उसका आंसर करना है वो आंसर करना है हमें स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को? अभी देखो एक बार आप इसका रिवीजन कर लें और वापस से फिर एक बार आपका ठीक ढंग से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं इसका आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है स्टेटमेंट? कि सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाइयों के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और जिनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। पहली बात तो ये कि ये सरकार की बात की जा रही है, यानी कि किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी की बात की जा रही है। दूसरा, एलोपैथी दवाई की बात की जा रही है और स्वदेशी दवाइयों की बात की जा रही है। तो एलोपैथी दवाई क्या होती है? अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो अंग्रेजी दवाइयां जितनी भी हैं उनको एलोपैथी दवाई कहा जाता है, और स्वदेशी आप जानते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको स्वदेशी दवाइयां कहा जाता है। तो बात यहाँ पे किसकी जा रही है? अंग्रेजी और देसी दवाइयों की दोनों के बारे में बात की जा रही है। वो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आप देसी दवाइयां उनको भी बढ़ावा देना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। अब आर्गुमेंट देखते हैं दोनों क्या है। पहला है, हाँ इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकेंगे। अब बताओ आप मेरे को, क्या सही है कि गलत है? तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजी के साथ साथ देसी चलाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो उससे होता नहीं है। तो मैं कहूंगा ये बात सही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सही और गलत में आंसर नहीं करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक में आंसर करना है। तो ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। सेकंड क्या है? नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार हैं, इसलिए स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं लास्ट वाले को, कि बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि अपेक्षा की जा रही है? किसकी अपेक्षा की जा रही है? मैं कहूंगा देसी दवाइयों की यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है। अब जहां पे ही मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट के अंदर मैंने आपको बोला था कि वीक आर्गुमेंट में ये अपेक्षा वाला शब्द लिखा था, अगर ऐसा कुछ हो तो वो क्या हो जाएगा? वीक। तो इसलिए सेकंड वाला जो तर्क है वो क्या है? वीक है। क्या है? वीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला गलत होगा। कहने का मतलब पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, समझे कैसे आप इन चीजों को? तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी उस लिस्ट के द्वारा ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो वही एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट के बाद उसके दो आर्गुमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, न कि कौन सा सही है कौन सा गलत। स्ट्रॉन्ग और वीक की बात की जाएगी जब जब तर्क की बात की जाएगी। ठीक, क्या है देखो, कथन है कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप पहले तो कथन को समझें, यूज एंड थ्रो पेन क्या होते हैं? तो नॉर्मली हम लिखने के लिए जिन पेन का यूज करते हैं एक बार खाली होने के बाद उस पेन को हम फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं यूज एंड थ्रो पेन। ठीक है,
अब इस पे आर्गुमेंट क्या कह दे रखे हैं, हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है, कम से कम स्कूल में इन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें फिर से भरा जा सके को प्रमोट करना चाहिए। अब यहां पे इसने क्या किया, फाउंटेन पेन को डिफाइन कर दिया। फाउंटेन पेन ऐसे पेन होते हैं जिनमें इंक डाल के उनको एक से ज्यादा बार प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है, उनको फाउंटेन पेन कहते हैं। तो पहला आर्गुमेंट क्या है कि हाँ यूज एंड थ्रो जो पेन है इनकी जगह पे हमें फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात तो मुझे सही लग रही है। सही कहने का मतलब मुझे ये बात क्या लग रही है, स्ट्रांग लग रही है। ये मुझे स्ट्रांग लग रही है। कैसे? आप कहेंगे कि ये आर्गुमेंट आपको स्ट्रांग कैसे लगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि देखो ज्यादातर जो पेन होते हैं वो क्लास किसके बने होते हैं, तो आप कहेंगे ज्यादातर पेन प्लास्टिक के बने होते हैं। और प्लास्टिक से क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक से प्रदूषण होता है। अगर हम इस प्रदूषण को किसी हद तक रोकना चाहें तो क्या हम फाउंटेन पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो ये बात क्या हो गई, तर्क संगत हो गई। क्या हो गई? तर्क संगत, तार्किक बात है। तो इसलिए ये जो पहला आर्गुमेंट है ये स्ट्रांग है। दूसरा देखते हैं, नहीं बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग क्यों करना। तो आप पहली बार इस चीज को पढ़ के देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि बहुत सारे पेनों की तो ऊपर बात ही नहीं की जा रही है। तो इसलिए ये क्या है, अस्पष्ट, कि जो तर्क है आर्गुमेंट है उसका स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, अस्पष्ट बात है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो आपका वीक आर्गुमेंट होगा। क्या होगा? वीक आर्गुमेंट। ठीक, तो कहने का मतलब जो पहला आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है, दूसरा वाला वीक है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, दो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखो, एक बार करने का प्रयास करें एक बार, कि जो भी मैंने आपको बताया है स्ट्रांग और वीक आर्गुमेंट के बारे में, क्या उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? देखो कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेना नहीं होनी चाहिए? ये स्टेटमेंट है और इसके पीछे आर्गुमेंट क्या कह दे रखे हैं, नहीं अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। आप कहेंगे पहली बात तो ये बात ही गलत है। दूसरी बात, ये जो आर्गुमेंट है वीक है। कैसे? कि अन्य देश हिंसा पे भरोसा नहीं करते लेकिन उनके पास सेना तो है। जैसे मैं बात करूं अमेरिका, या मैं बात करूं चीन, और इसमें मैं भारत को भी इंक्लूड कर सकता हूं। सबके पास अपनी अपनी बड़ी मात्रा में या फिर भारी मात्रा में सेना है। तो क्या इनके पास सेना है तो इसका मतलब क्या ये देश हिंसा में विश्वास करते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, ये हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी को बना के रखना चाहते हैं। इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, या कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि इनके ऊपर कोई हमला करे तो उससे बचने के लिए, जैसे आपने न्यूज में बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके इंटरव्यू वगैरह सुने होंगे। जैसे अटल जी का जो कि एक स्वर्णिम भाषण कहा जा सकता है या फिर अविस्मरणीय भाषण कहा जा सकता है, जब स्माइलिंग बुद्धा नाम से उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था, तो उन्होंने भाषण के टाइम पे क्या कहा था, बोले ये परमाणु परीक्षण जो हमने किया है ये हमने इसलिए नहीं किया है कि हम अपने पड़ोसी देशों को धमकाएं या डराएं, बल्कि हमने ये इसलिए किया है ताकि हम इससे सुरक्षित महसूस कर पाए कि यदि कोई शरारती देश, जैसे कह सकते हैं कि बगल में पाकिस्तान है, चाइना है, इन जैसे शरारती देश कभी हमको परेशान करें या हमें धमकी दें, तो इनको भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास परमाणु बम है या परमाणु हथियार है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने सेना है या परमाणु हथियार है उनके पास, वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकें, न कि किसी को डराने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, तभी तो इनके पास है सेना की सेना। और देखा होगा नाटो जैसी सेना है जो कि पूरी की पूरी अमेरिका जैसे या फिर कह सकते हैं विकसित देशों की सबकी मिला के एक सेना बनी हुई है नाटो। तो ये बात तो मुझे किसी भी तरीके से सही नहीं लगती, तो इसलिए ये आर्गुमेंट क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट पढ़ते हैं। बोले हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये चीज ठीक है क्या? तो मैं यहां पे कहूंगा, देखो यहां लिखा हुआ है बहुत लोग
शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं, तो आपको लग नहीं रहा क्या कि एक तरीके से ये उपदेश है? क्या है? एक तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्या है? एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान है कि बहुत लोग नेपाल के जो हैं वो शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा ये भी क्या है? ये भी वीक आर्गुमेंट है। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा है तो कनाडा या उत्तरी कोरिया जैसे जो देश हैं, कनाडा या उत्तरी कोरिया जैसे जो देश हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ डिफेंस डील कर रखी है कि यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप हमारी रक्षा करेंगे। इसके लिए कनाडा या सऊदी कोरिया जैसे देश हैं, वो अमेरिका को साल का एक बजट है वो बजट देते हैं। किसके बदले? सुरक्षा के बदले। तो ये चीज भी एक तरीके से बिल्कुल गलत है। तो दोनों की दोनों जो आर्गुमेंट हैं वो दोनों की दोनों वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट क्या है? हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ेगा या भुगतान भी कम करना पड़ता है। तो ये आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और उसके बाद आर्गुमेंट पढ़ो और उसके बाद सोचो क्या है सही है। ये बात कर रहा है बिजली बचाने की। आप कहेंगे सर बिजली बचाना तो सही बात है, अच्छी बात है, बिजली बचानी चाहिए, लेकिन ये बात कर रहा है बिजली कटौती की भी। तो बिजली बचाने का माध्यम क्या बिजली कटौती होनी चाहिए? एक बार सोचो आप। तो आप मुझे एक बार सोचने के बाद देंगे कि बिजली बचाने का, बिजली कटौती का माध्यम, सॉरी, बिजली बचाने का जो माध्यम है बिजली कटौती नहीं है। तो ये जो पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो क्या है? वीक है, वीक है। फिर मैं दूसरा वाला पढ़ता हूं कि नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थाओं को 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगी। तो मैं कहूंगा ये जो आर्गुमेंट है सेकंड वाला, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो वीक है और दूसरा वाला आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, 24/7 बिजली किसे चाहिए? जैसे अस्पताल होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, स्कूल होते हैं, लैब होती हैं, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं बहुत सारे, वहां पे आपको 24/7 बिजली चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग है और फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है वो वीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सारे क्वेश्चनों को मैं आपको जब करा रहा हूं तो सबको डिटेल में बता रहा हूं, किसी प्रकार से ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे ले लिया है कि ठीक है हल्के में बताया कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, इस तरीके से नहीं है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसका आंसर है, उसकी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं। और डिटेल में चर्चा करते टाइम उसके जो आसपास के एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आपको, मैं नहीं कह रहा ऐसा का ऐसा मिलेगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता मिलेगा। तो वहां पे आपको क्वेश्चन को करने में थोड़ी सहजता होगी और आसानी से कर पाएंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन क्या है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ठीक है, कथन तो जो भी दे रखा है वो ठीक है। तर्क क्या है कि हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। क्या दे रखा है कि हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो बिल्कुल अगर ये बात कही जा रही है तो आपको ये बात लग रही होगी कि ये बात क्या है? तर्क संगत है। क्या है? लॉजिकल बात है, बिल्कुल कह सकते हैं। और मैंने बताया लॉजिकल जो चीज है वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्या है? नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो वे प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं। अब आप सेकंड वाले आर्गुमेंट को ध्यान से पढ़ें और यहां पे देखें क्या चीज यहां पे गलत है या क्या चीज सही है। तो देखो ये जा सकते हैं, ये क्या है? आप कहेंगे ये सलाह है, और मैंने आपको बताया कि सलाह जो होती है वो किसके अंदर आती है? वीक के अंदर आती है। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों में क्या किया जा रहा है? तुलना की जा रही है।
तो मैंने आपको यही बताया कि किसी भी चीज के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो भी हमारा वीक आर्गुमेंट के अंदर आता है। तो ये दूसरा वाला है, ये क्या है, वीक आर्गुमेंट है, कहने का मतलब ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तर्क एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, तर्क एक मजबूत होगा और तर्क दो है वो कमजोर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, कथन है कि क्या उत्तरी कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। अब इसके आर्गुमेंट पढ़ते हैं। बोले हां, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अभी मैंने आपको क्या बताया, परमाणु बम के ऊपर या एटॉमिक बम है उनके बारे में बताया कि हाँ, इसको देश की सुरक्षा के लिए, अगर बात सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए की जाए तो ये क्या है, तो ये तर्कसंगत बात है, तर्कसंगत। लेकिन आपके मन में जैसे ही ये उत्तरी कोरिया देश आएगा तो उसकी इमेजिनेशन जो हमारी सोसाइटी ने या एक्चुअल में बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि किम जोंग यहाँ का क्या है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ का शासक है, या तानाशाह भी कहते हैं उसको बहुत सारे लोग, कि तानाशाह है वहां का, और वो एक तरीके से उसने पूरे देश को गुलाम सा बना रखा है, तानाशाही करता है पूरे देश के अंदर। तो अगर इसको मैं और दूसरे वाले को, जो पहला तर्क है, इसको मैं कंपेयर करूंगा तो आप कहेंगे कि ये तर्क संगत जो शब्द लिखा है सर आपने गलत लिखा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि कभी भी आपको जब आप आर्गुमेंट की बात की जाए तो वहां पे आपको बायस्ड नहीं होना है, यानी पक्षपात आपको नहीं करना है। लेकिन आपने जैसे ही उत्तरी कोरिया देश सुना तो आपने डायरेक्ट वहां पे क्या हो गया, पक्षपात हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में जो उत्तरी कोरिया की जो इमेज बनी हुई है या एक दृश्य बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये तो तानाशाह देश, एक तरीके से देश नहीं, तानाशाह इसका शासक है, तो इसके लिए परमाणु बम की क्या जरूरत है, ये तो दुनिया को नष्ट करेगा। धमकी और देते हैं, अमेरिका ऐसे देश को भी धमकी दे देता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसके द्वारा अगर आप देखते हो तो आप ये बताते हैं कि तर्क संगत बात तो सर बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि आपको पक्षपात नहीं करना है, या उत्तरी कोरिया की जगह दूसरे देश का नाम आ सकता था, तब आप क्या करते, तब आप कहते कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे उत्तरी कोरिया की जगह लिख देता हूं भारत और फिर आपसे पूछता हूं कि क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर तर्कसंगत बात है आपकी, पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वापस से बता रहा हूं, आपको पक्षपात नहीं करना है, चाहे यहाँ पे उत्तरी कोरिया, यहाँ पे अमेरिका है, कोई भी देश है, यहाँ पे देश अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए बिल्कुल ये सारे स्टेप ले सकता है, बशर्ते इससे दूसरे को हानि ना हो, और दूसरे को हानि होने की बात किसी प्रकार से तर्क में नहीं की गई है। तो जो पहले वाला जो तर्क है, आर्गुमेंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा तर्क क्या है, नहीं, यह वहां के आंचलिक संतुलन में या आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा। आंचलिक संतुलन कहने का मतलब कि एशिया की जो भी व्यवस्था है या फिर यहाँ का जो शक्ति संतुलन है उसको बिगाड़ देगा, ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि यहां से एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो बिगड़ जाएगा या आंचलिक संतुलन बिगाड़ देगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये अनुमान लगाया जा रहा है? क्या है? अनुमान है। और मैंने क्या बताया था कि अगर आपको अनुमान जैसा शब्द देखने को मिलता है तो वो वीक आर्गुमेंट होगा, कहने का मतलब वो कमजोर तर्क होगा। क्या होगा? कमजोर तर्क होगा। तो ये क्या हो गया, सेकंड वाला ये नहीं होगा, यानी पहला होगा, ये क्या है, ये वीक है, वीक आर्गुमेंट है। तो पहले वाला आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरे वाला आर्गुमेंट है वो वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। अब जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो वहां पे जो आपको शब्द पढ़ा ना, किंडरगार्टन कैरिकुलम,
इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये क्या होता है? तो देखो ये क्या होता है कि 6 साल या 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो प्ले स्कूल होते हैं, और उन प्ले स्कूलों में जिस पद्धति से, जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, उसे किंडरगार्टन करिकुलम कहते हैं। अब उनको कैसे पढ़ाया, कैसे सिखाया जाता है? तो 7 साल से छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, या बातचीत करके ग्रुप में सिखाया जाता है, या फिर उनको गार्डन में छोड़ दिया जाता है और गार्डन में उनको दिखाया जाता है कि देखो ये गुलाब का फूल है, या फिर ये किसी भी चमेली का फूल है, किसी प्रकार के फूल को या पेड़ को बता दिया कि ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। तो एक तरीके से उनको साक्षात दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? किंडरगार्टन करिकुलम कहते हैं। तो अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब आर्गुमेंट को देखते हैं, क्या है कि हाँ, इससे बच्चों में उत्तरदायित्व बोध का विकास होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है, कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या है? आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। सेकंड देखो क्या है, बोल रहा है नहीं, शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए है, बच्चों का इससे कोई संबंध नहीं है। अब जैसे ये केवल शब्द आपने पढ़ा, तो आप कहेंगे सर केवल जो शब्द है ये तो आपने वीक आर्गुमेंट के लिए बताया था। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, और ये बात तर्कसंगत भी नहीं है। तो सेकंड वाला जो है वो वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, और सेकंड वाला आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, और एक तरीके से देखो यहां पे वयस्कों की और बच्चों की, इन दोनों की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। इन दोनों की तुलना की जा रही है, इसलिए भी है वीक है। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सभी बच्चे। दे रखा है कि ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। क्या बात कर रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश के गरीब किसान हैं, उनको जब वो फर्टिलाइजर लेते हैं उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। अब सब्सिडी आप जानते हो क्या होता है? सरकार एक तरीके से कीमत में कुछ कम करके दे देती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक तरीके से कुछ छूट दे देती है, उसको सब्सिडी कहते हैं। और उस छूट का पैसा सरकार अपनी तरफ से भरती है। ठीक है, तो देखो तर्क क्या है इसका, बोले हाँ, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होगा। अब चूंकि आपको पता है फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, तो उर्वरक खेती को या फिर फसल को कीटनाशकों से, एक तरीके से कीटों से बचाते हैं, कीटनाशक होते हैं। या कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए फसल के अंदर, तो उस बीमारी को दूर करते हैं या उसका उपचार करते हैं। तो यह आपको पता लग गया, उर्वरक होते हैं। और वहीं पे बात ग्रामीण गरीब कृषक की जा रही है। ग्रामीण परिवेश में गरीब किसान, कहने का मतलब आज के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान की, हालांकि मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो बिल्कुल उन्होंने वादा तो काफी हद तक निभाया कि उन्होंने किसान की आय दोगुनी कर दी, लेकिन महंगाई भी साथ साथ में दुगनी हो गई है। तो कोई खास फर्क नहीं आया है किसान की जीवन शैली में या फिर उसकी लाइफ स्टाइल में। ठीक है, तो बहरहाल इन चीजों को छोड़े, पहले इस पे देखें कि ग्रामीण कृषक जो हैं गरीब, उनको उर्वरकों पर सब्सिडी देनी चाहिए। तो एक बात तो बिल्कुल स्टेटमेंट में दी जा रही है, वो आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं, स्टेटमेंट में बात दी हुई बात चाहे सही है चाहे गलत है, आपको उसे हमेशा सही मानना है और फिर तर्क के ऊपर बात करनी है। तर्क क्या है कि हाँ, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होगा। तो बिल्कुल ये चीज तो होनी चाहिए। तो ये क्या है? सही बात है, और क्या है? तर्क संगत भी है। ये सही बात है और तर्क संगत भी है, इसलिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। सेकंड क्या है? बोले नहीं, यह जनता के पैसों की बर्बादी है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है जनता के पैसों की बर्बादी, ये जनताओं का पैसा जनता से आया है। जनता में कौन, क्या किसान नहीं आते? तो किसी प्रकार से किसान का पैसा किसान को वापस किया जा रहा है, या फिर हमारे जो डीपीएसपी है उसमें कल्याणकारी राज्य की
परिकल्पना की गई है या कि ये कहा गया है कि जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों पर सभी का बराबर हक है, तो उसके अंदर किसान नहीं आता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में यहां तक कहा गया है कि जो गरीब है, वंचित है, उसको तो आपको ज्यादा देना है। क्या देना है? ज्यादा देना है। तो इसलिए ये जो बात है ना, ये तो मुझे बिल्कुल गलत लग रही है। कहने का मतलब ये चीज अगर गलत है तो ये जो आर्गुमेंट है ये क्या है? वीक है, कमजोर है। ये जो आर्गुमेंट है, तर्क है, ये कमजोर है। तो क्या निकल के आया कि इसमें पहला तर्क मजबूत है और दूसरा तर्क कमजोर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, कि क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए? आयकर आप जानते हैं, आयकर होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? आयकर। किसकी बात की जा रही है? प्रगतिशील देशों की। ठीक है, इसको तो हम सही मान के चलेंगे क्योंकि कथन को हमेशा सही मान के चलना है। आर्गुमेंट देखो, बोले हाँ यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करेगा। क्या करेगा? अधिक कमाने के लिए प्रेरित करेगा। ऊपर किसकी बात की जा रही है? प्रगतिशील देशों की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है, प्रगतिशील देश हैं, उनके लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स इनकम टैक्स ही होता है। कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है लेकिन इनकम टैक्स उसमें से एक बड़ा सोर्स होता है। किसका? कमाई का। तो ये अधिक कमाने के लिए प्रेरित लोगों को कर देगा, लेकिन सरकार का खजाना है वो खाली रह जाएगा। अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे। कल्याणकारी देश या फिर कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है वो अपना प्रत्यक्ष रूप धारण नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये जो पहला आर्गुमेंट है ये क्या है? वीक आर्गुमेंट है। क्या है? वीक आर्गुमेंट। दूसरा पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं ये जो आर्गुमेंट है ये किसके लिए है? विकसित देशों के लिए। जो देश विकसित हो चुके हैं उनके लिए तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन बात ऊपर किसकी की जा रही है? प्रगतिशील देशों की। तो खैर दूसरे तर्क पे आते हैं, नहीं, मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना चाहिए। तो देखो ये आपको लग नहीं रहा कि ये सारी चीजें डीपीएसपी में लिखी हुई हैं? यानी कि लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी देश की जो कल्पना की गई है या परिकल्पना है, क्या उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आती? तो आप कहेंगे बिल्कुल आती हैं। और मैंने बताया किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर कोई आदेश हो, गवर्नमेंट बॉडी का, या कोई नियम हो, तो अगर ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो क्या नियम नहीं है? लॉ, कानून, ये नहीं है क्या? तो ये क्या हुआ? आप समझ गए, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हुआ। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आप खुद पढ़ें इस क्वेश्चन को और खुद करके देखें कितना कर पा रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। आपने पढ़ा क्वेश्चन को और क्वेश्चन को करने की कोशिश की कि बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। कहने का मतलब अगर हम एक लिमिट से ज्यादा दर्दनाशक पेन किलर ले रहे हैं तो वो हमारे लीवर को प्रभावित करेगा। ये स्टेटमेंट है। अब तर्क क्या दिए हुए हैं? आर्गुमेंट बोल रहा है नहीं, सभी छोटे दर्दों में दर्दनाशक यूज नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है? कि सभी छोटे दर्दों में दर्दनाशक यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात है।
यानी कि डॉक्टर जो होते हैं वो भी इसी चीज को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। दूसरा देखते हैं क्या आर्गुमेंट है, नहीं जब हमें टेबलेट लेने से आराम मिलता है तो दर्द क्यों सहन करना। क्या बोल रहा है कि दर्द क्यों सहन करना, और बोल रहा है टेबलेट से आराम मिलता है। तो बात यहां पर ऊपर क्या की जा रही है, बहुत अधिक की बात की जा रही है। अगर हम इससे रिलेटेड करते हैं तो ये आपको बात लग रही होगी तर्कहीन। क्या बात लग रही होगी, तर्कहीन। और चूंकि इस प्रकार से तर्कहीन बात है तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब आर्गुमेंट एक जो है वो मजबूत है और आर्गुमेंट दो जो है वो कमजोर है। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है एग्जाम्पल, इसमें तर्क जो दिया हुआ है, बोले हाँ यह देश के औद्योगिक विकास में मदद करता है और रोजगार बाजार का बोझ कम करता है। तो बिल्कुल, जितने ज्यादा उद्योगपति देश में होंगे उतने ही ज्यादा उद्योग लगेंगे, उतने ही ज्यादा बिजनेस होगा। और बिजनेस जो होगा तो उसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी जो काम करेंगे यहाँ पे। तो इससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलेगा और रोजगार बाजार के बोझ को कम करेगा। तो ये बात सही है और स्ट्रॉन्ग है, तर्क संगत है। तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एक तरीके से जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा क्या है, नहीं यह अनुभवी नहीं है और नुकसान कर सकते हैं। अब कर सकते हैं ये क्या है, अनुमान है। तो ये क्या है, अनुमान है, तो इसलिए ये वीक आर्गुमेंट हो गया। अब इसके मैं और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं। पहली बात क्या, कि कोई भी इंसान जो अनुभवहीन है वो कभी न कभी तो अनुभव लेगा, पहली बार किसी न किसी काम को करेगा तभी उसे अनुभव मिलेगा। अगर हम ये कारण बता के किसी व्यक्ति को रोकते हैं कि आप अनुभवहीन हो, आपको अनुभव नहीं है, तो क्या किसी को अनुभव हो पाएगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार किसी काम को करेगा तो पहली बार ही करेगा, उसको करना स्टार्ट करेगा तब। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बिना किए हुए या बिना उसे अपॉर्चुनिटी दिए हुए उस चीज का अनुभव मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, कि आपने देखा होगा फेसबुक के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका ट्रंप। तो जब मार्क जकरबर्ग की उम्र मात्र 21 साल थी तब उन्होंने फेसबुक को बनाया था। और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी रोजगार दिए जा रहे हैं बड़ी कंपनियों द्वारा, उनमें से टॉप 10 कंपनियों में उसका नाम आता है। इवांका ट्रंप जो कि मात्र 16 साल की थी तब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज एक सक्सेसफुल लेडी बिजनेसमैन है वो। वहीं पे बात करता हूं मैं गूगल की। तो गूगल पे आपने देखा होगा, गूगल में जो गूगल का आविष्कार किसने किया, पहले तो आप मुझे बताओ। तो गूगल का जो आविष्कार किया था वो किया था लैरी पेज ने और सेरी ब्रेन ने। ये दोनों की जो उम्र थी उस टाइम पे वो 25 साल थी। तो फिर अगर मैं इस बात को कहूं कि अनुभवहीन है और फिर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी मैंने अभी जिन लोगों का नाम आपको बताया, तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होगा, असंगत चीजें सारी की सारी। या फिर और हम एग्जाम्पल के तौर पे नए नए जो कि प्लेटफॉर्म है उन पे देख सकते हैं, तो वहां पे भी लोगों का इतना अनुभव नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज मुझे किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं लगती है। तो ये क्या हो गया, ये वीक आर्गुमेंट हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगले वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या है, कि क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक, आर्गुमेंट क्या है, बोले हाँ यह लोगों को परेशान करता है तथा क्रूरता उत्पन्न करता है। मैंने आपको पहले बताया क्रूरता, रूढ़िवादिता ऐसे शब्द आपको दिखें तो वहां पे डायरेक्ट आप कह देंगे कि ये वीक आर्गुमेंट है। लेकिन इसका और एक जबरदस्त और तरीका हो सकता है, क्या, कि ये इंसान की पर्सनल चॉइस पे सवाल खड़ा कर रहा है, और हम किसी की पर्सनल चॉइस पे सवाल खड़े नहीं कर सकते कि वो क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए। ये हम तय नहीं कर सकते। हर एक इंसान की इंडिविजुअल, ये उसकी किसी भी चीज को चयन करने की स्वतंत्रता है उसे। तो एक तरीके से ये लाइक फ्रीडम का
अपोजिट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो इसलिए भी ये बी का आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, नहीं, अपने पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। देखो फंडामेंटल राइट की बात हो गई, किसकी, फंडामेंटल राइट की। और मैंने जैसे ही बताया गवर्नमेंट बॉडी या लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो उसको आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहोगे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है। ठीक है, तर्क क्या। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग को जानो पहले तो आप, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, तो मैं कहूंगा टेम्परेचर का बढ़ना और CO2 गैस का बढ़ना, ये दोनों की दोनों ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तर्क। बोलता है कि हाँ यह एक खतरा है। क्या बोल रहा है कि हाँ यह एक खतरा है जिससे परिणाम स्वरूप समुद्री तल में वृद्धि। क्या बोल रहा है, समुद्री तल में वृद्धि। कैसे, कि देखो जैसे जैसे CO2 बढ़ोगी, CO2 बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग में, तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान जब बढ़ेगा तो ध्रुवों पर उपस्थित जो भी बर्फ है वो पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो इससे समुद्री तल में वृद्धि होगी। तो ये बात भी कनेक्ट कर रही है। दूसरा, अत्यधिक गर्मी, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ेगी। तीसरा, जंगली आग के खतरा, ये बात भी सही है। आपने अभी 2-3 साल पहले सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी, करोड़ों जीव जंतु उसमें जल के भस्म हो गए, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर बढ़ने से रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा था। दूसरा, सूखे व अन्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो इसमें जितनी भी बात है वो साइंटिफिक हैं, तो इसलिए पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट पढ़ते हैं, नहीं ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। तो ये क्या की जा रही है, ये कल्पना तो है, या फिर कह सकते हैं एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक गलत धारणा है। तो ये दोनों ही शब्द अगर आपको लग रहा है तो आप कह देंगे ये क्या है, वीक आर्गुमेंट है। क्या है, वीक आर्गुमेंट। ऐसा है क्या रियल में, ये नॉन साइंटिफिक है पहली बात तो। नॉन साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि एक तो अनुमान की बात की जा रही है, एक कल्पना की बात की जा रही है, तो इसलिए क्या हो गया, ये वीक आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। देखो बात कर रहा है, क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए। क्या बोल रहा है कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा को बंद कर देना चाहिए। आप समझो चीजों को, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा चाह रहा है कि जो भी स्कूल में टेस्ट होते हैं या अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होती हैं, बोर्ड के एग्जाम होती हैं जो रिटर्न होती हैं, उनको बंद करने की बात कर रहा है। और उसके बाद फिर तर्क क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है कि हाँ युवा छात्रों को बोझ महसूस होता है और ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करती। तो बोझ महसूस होता है, ये बात सही है। अभी आपने पढ़ा होगा बस्ते का बोझ या थैले का बोझ या बैग बोझ। आपने अभी देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो वीक में 2 दिन बैग लेके नहीं आएंगे, और 5th से 8th क्लास के लिए कहा है कि वीक में 1 दिन बैग लेके नहीं आएगा। सैटरडे का डे जो होगा वो नो बैग डे होगा, पढ़ा भी होगा आपने, तो ये चीज बिल्कुल कनेक्ट कर रही है। दूसरी चीज, प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में मदद नहीं करती, तो ये बात भी सही है। जब हम किताबों में लगे रहते हैं तो नेचर से जो जुड़ी हुई चीजें उनको सोचने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर मान के चलो नो बैग डे है, यानी कि आप किताब कॉपी लेके नहीं आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो। आप सीख रहे हो, कैसे, नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट होकर सीख रहे हो। तो ये प्राकृतिक सोच प्रक्रिया में भी मदद नहीं करता है। तो ये बात भी क्या है, पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों, मैंने 2 रीजन आपको बता दिए। दूसरा पढ़ता हूं क्या है कि नहीं परीक्षा के बिना, क्या है, नहीं परीक्षा के बिना छात्र शिक्षा और सीखने के बारे में गंभीर नहीं होंगे। तो ये बात भी गंभीर नहीं होंगे एक तरीके से सकारात्मक है कि अगर हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही लिखित परीक्षा से दूर कर दें तो एक तरीके से बच्चे सकारात्मक नहीं रहेंगे और वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे।
तो ये बात भी, दूसरा जो आर्गुमेंट है ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये नो बैग डेग वाली चीज है, तो आपने सुना होगा कि फॉरेन की, यानी कि विदेश की जो यूनिवर्सिटी हैं, विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय या फिर आईआईटीज हैं, यहां पे क्या होता है, तो यहां पे ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम, यहां पे ओपन बुक एग्जाम कराया जाता है। कैसे? कि बहुत सारे आपने देखे होंगे लॉ के भी एग्जाम होते हैं, जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक होती है जिसमें कि सभी धाराएं लिखी हुई होती हैं, उसको ले जाने की छूट होती है, बशर्ते किसी प्रकार का उसमें पेन नहीं चला हो या ओवरराइट नहीं किया गया हो। तो ये भी एक तरीके से सही चीज है कि ओपन बुक एग्जाम भी हो सकती है। इससे क्या होगा, रटने वाली चीजों से स्टूडेंट्स को निजात मिलेगी और वो स्ट्रांग रूप से चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझे, पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है और दूसरा आर्गुमेंट है वो भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखो, स्टेटमेंट है कि शुरू से ही बच्चों को घर के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप घर का काम करवाइए, लेकिन एक मजदूर के तौर पर नहीं, एक तरीके से सिखाइए बच्चों को। जैसे हमारे समाज में जो एक तरीके से विडंबना है, ये भी कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि काम सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए, घर का काम जो भी काम है, झाड़ू पोंछा वगैरह इस प्रकार की चीजें लड़कों को नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पे आप जापान में देखेंगे या फिर और बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, वहां पे ये चीजें उल्टी हैं। क्या है? उल्टी हैं। लेकिन वहीं पे हम अभी को छोड़ के वैदिक संस्कृति में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता था, जो आज जापान में जिस प्रकार की संस्कृति है, वैसी संस्कृति हमारे यहाँ पे हुआ करती थी। तो बस उसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि बच्चों को घर के काम करने का क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और तर्क क्या क्या दिए हुए हैं, बोले हाँ, यह उन्हें उनके काम करने के लिए जिम्मेदार बना देगा। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को हम बचपन में ही, शुरू में ही उनको डिसिप्लिन सिखा देंगे, उनके काम के प्रति जिम्मेदारी सिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी हैबिट में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाएगा, और जिससे उनको आगे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग तर्क हो गया। क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। सेकंड क्या है, बोले नहीं, यह अपर्याप्त है कि हम उन्हें विद्यालय भेज रहे हैं, क्योंकि वहां सब कुछ सिखाया जाता है। कहां पे? विद्यालय में। अब आप मुझे बताओ, विद्यालय में इंसान कितनी देर के लिए आता है? तो मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स के स्कूल होते हैं। टोटल दिन कितने दिन का होता, कितने आवर्स का होता है? तो आप कहेंगे 24 आवर्स का। आप मुझे बात बताओ, 6 आवर्स यानी कि टोटल डे हो गया 24 आवर्स का। इसका 1/4 यानी कि 6 आवर्स वो कहां बिता रहा है? स्कूल। और 3/4 यानी कि 18 आवर्स कहां बिता रहा है? तो आप कहेंगे होम या हाउस। मैक्सिमम टाइम बच्चा कहां स्पेंड कर रहा है? बोले घर पे कर रहा है, अपनी माँ के साथ कर रहा है, अपने परिजनों के साथ कर रहा है, अपने स्वजनों के साथ कर रहा है। तो क्या सब कुछ वो विद्यालय में सीख लेगा? तो ये तो किसी भी प्रकार से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। तो क्या है? ये वीक आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम घर पे व्यतीत कर रहा है। तो जहां पे बच्चा ज्यादा टाइम तक रहेगा, वहां की परिवेश की चीजों से वहां लंबे टाइम तक सीखेगा भी, या फिर ज्यादा सीखेगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो वीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या परफ्यूम पर टैक्स में और वृद्धि होनी चाहिए? आर्गुमेंट क्या है? बोले हाँ, परफ्यूम धनी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लग्जरी वस्तु है। तो पहली बात तो आप ये देख लें कि परफ्यूम पर टैक्स में वृद्धि की बात की जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बोले हाँ, परफ्यूम धनी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लग्जरी वस्तु है। तो आपको क्या नहीं लगता कि धनी व्यक्ति
और दूसरे से किसने तुलना की जा रही है, गरीब से। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। और तुलना को मैंने क्या बताया था कि वीक आर्गुमेंट होगा, तो इसलिए जो पहला वाला है वो वीक आर्गुमेंट है। दूसरा देखते हैं, बोले नहीं, परफ्यूम का उपयोग निर्धन व्यक्तियों द्वारा भी किया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर निर्धन की बात हो गई, तो ये भी क्या तुलना नहीं है, तो आप कहेंगे ये भी तुलना है। तो इसलिए ये दूसरा वाला है, ये भी क्या है, वीक आर्गुमेंट है। अब देखो, जब चैप्टर शुरू में स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस चैप्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक में आंसर करना है, न कि यस और नो में। जबकि आमतौर पर जो बच्चे बिना पढ़े हुए या फिर ऐसे ही बुक से पढ़ के आ जाते हैं, ठीक स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो टॉपिक होता है इसमें भी वो हाँ और नहीं में जवाब देते हैं। तो हाँ और नहीं में जवाब देंगे तो कोई ना कोई एक तो सही होगा और एक गलत होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों की दोनों वीक हैं। और जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं कि एक अंतर्निहित करता है, दो अंतर्निहित करता है, या फिर एक और दो अंतर्निहित करते हैं, या फिर दोनों में से कोई अंतर्निहित नहीं करता है। इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट क्या करता है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा, क्योंकि हाँ और नहीं की बात की जा रही है। तो मैं फिर से बताऊं, आपको आंसर यस और नो में नहीं करना है, आपको आंसर करना है स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट के अंदर। ठीक, आगे की तरफ बढ़े। देखो क्या है कि क्या किसी कंपनी में पदोन्नति के लिए मापदंड ज्येष्ठता, ज्येष्ठता का मतलब है सीनियरिटी, सीनियरिटी होनी चाहिए। और उसके लिए तर्क दे रखे हैं, बोले हाँ, बिना सीनियरिटी या फिर वरिष्ठ कर्मचारियों के किसी कंपनी में काम का संचालन सहजता से नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कहने का मतलब वीक आर्गुमेंट है। आप कहेंगे क्यों सर, आपने डायरेक्ट बता दिया। तो मैंने आपको 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि गूगल या फिर कह सकता हूं फेसबुक या फिर अभी इंस्टाग्राम, जो भी ये सोशल मीडिया ऐप हैं या फिर एप्पल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनमें बिना ज्येष्ठता के, बिना सीनियरिटी के, बहुत कम आयु के बच्चों ने, कह सकता हूं कम आयु के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन्होंने सफलता हासिल की है। तो मैं ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि सीनियरिटी बहुत जरूरी है, सीनियरिटी के बगैर सहजता से काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां क्या आज इतनी बड़ी हो पाती? गूगल, जिसको कि गूगल बाबा भी बोलते हैं, सब कुछ उसको पता है, जिसका आविष्कार मैंने आपको बताया कि लैरी पेज ने और सेरेन ब्रेन ने मात्र 25 साल की उम्र में कर लिया था। और आज देखो, आज कितनी बड़ी कंपनी बन के खड़ी है। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से ये ज्येष्ठता वाला है, वरिष्ठता वाला जो आपने तर्क दिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट। दूसरा क्या है, बोले नहीं, यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो ये बात मुझे क्या लग रही है, स्ट्रांग लग रही है। बोले सर, ये जो शब्द पढ़ के तो हमें ऐसा लग रहा है कि छल आ गया, भेदभाव आ गया, तो ये तो आप गलत करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये सारी चीजें आपको देखनी है, उससे पहले आपको ये भी देखना है, पहला काम है आपका कि स्टेटमेंट में और आर्गुमेंट में क्या रिलेशन है। तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर सीनियरिटी होगी, आपसे कह दिया आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक्स नाम की कंपनी में काम कर रहे हो, और आपसे कहा कि आपकी जब इतनी सीनियरिटी हो जाएगी तब आपको इतनी सैलरी दी जाएगी या आपको ये सुविधा दी जाएंगी, तो आप किसका क्या काम करोगे? आप कुछ काम नहीं करोगे, आप नॉर्मली जो अपना वर्क है उसको करते रहोगे और आप इंतजार करोगे कि कब मैं सीनियर हूंगा, कब मुझे सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन वहीं पे बात सीनियरिटी की नहीं की जाए, अगर बात की जाए कि जो अच्छा काम करेगा या फिर कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाएगा या नए नए इनोवेशन करेगा, कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, उसको हम प्रमोशन देंगे, तो वहीं पे क्या होगा कि वो कंपनी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीनियरिटी, इसका किसी प्रकार से छल भेदभाव बढ़ावा देना, ये बात सही है, बिल्कुल होगा। ना तो इनोवेशन हो पाएंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई आगे जो उचित चीजें वो निकल के आ पाएंगी। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और पहले वाला वीक आर्गुमेंट है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें
नियमित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की और नियमित रूप से परामर्श की। ठीक, आर्गुमेंट क्या है? बोले हाँ, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों का समग्र विकास होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि कोई इंसान हेल्दी कब है? कोई इंसान हेल्दी कब है? तो कोई भी इंसान हेल्दी जब हो सकता है जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्वस्थ हो, तभी वो हेल्दी हो सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल दोनों की बात की जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की। तो इसलिए ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दूसरा क्या है? बोले नहीं, परामर्श एक समय बाध्य कार्य है और इससे बच्चों के समय का अपव्यय होगा। अब मुझे आप ये बताओ, समय का अपव्यय। मैं आपसे कहूं कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको अच्छी अच्छी जगह घूमना जाना चाहिए, और फिर आप कहो कि ये तो सर समय का अपव्यय, ये तो टाइम वेस्ट है, तो आप कहेंगे नहीं क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो आप? तो ये किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है। कहने का मतलब ये क्या है? ये तर्कहीन है। और अगर ये तर्कहीन है तो ये दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है वो वीक आर्गुमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो क्या है, बोल रहा है कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए या उनकी सेल को एनहेंस करने के लिए, उनके यूज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, ये बात की जा रही है स्टेटमेंट में। और इसके आर्गुमेंट क्या है? बोले हाँ, इससे विद्युत वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हो, एक चीज आपको सस्ती मिल रही है, एक महंगी मिल रही है, क्वालिटी दोनों की सेम है, आप किसको खरीदोगे? तो आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, सीधी बात है, हम जो सस्ती मिल रही है उसको खरीदेंगे। तो अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, तो आप उसको खरीदोगे, और आप उसको खरीदोगे तो इससे क्या होगा? उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो ये हर तरीके से क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या होगा? बिक्री बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। दूसरा क्या है? और दूसरी चीज क्या है? अगर बिक्री बढ़ना बड़ी बात नहीं है, बिक्री बढ़ेगी तो क्या होगा? पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो लाभदायक हैं, पर्यावरण के लिए क्या है? लाभदायक। तो इसलिए भी ये तर्कसंगत भी है। क्या है? तर्कसंगत भी है। तो इस तरीके से ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। सेकंड देखते हैं। बोले नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें पर्यावरण सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो आगे आना चाहिए ये क्या है? तो ये एक तरीके की एडवाइस है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे आपको एडवाइस दी जाए तो वो क्या होगी? तो मैं कहूंगा एडवाइस क्या होगी? वो होगी वीक। यानी कि जो दूसरा वाला आर्गुमेंट है वो वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लें। देखो क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो भी मैं आपको अब तक प्रैक्टिस कराई है उसमें लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? कहने का मतलब जो व्हाइट शुगर आती है, चीनी बोलते हैं जिसको हम, क्या उसका सेवन है वो हमें कम करना चाहिए? और फिर तर्क क्या दिए हुए हैं? बोले हाँ, हाल ही के अध्ययनों में यह हानिकारक है। तो बिल्कुल, अगर अध्ययनों की बात की जाएगी तो आप कहेंगे ये रिसर्च की बात है, और रिसर्च की बात है तो आप कहेंगे ये तर्कसंगत है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। वहीं दूसरे वाले की बात की जाए, बोले नहीं, हम चीनी से पूरी तरह से बच सकते हैं, लेकिन जहां तक इसकी खपत का सवाल है हम बुद्धिमान हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ,
ये क्या बोल रहा है, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये अनुमान है। क्या है, एक अनुमान। और मैंने आपको बताया कि जहां पे अनुमान आएगा वहां पे क्या होगा, जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होगा, वीक होगा। या फिर कह सकते हैं ये कल्पना है, कल्पना कर रहा है वो कि हम इससे बच सकते हैं और हमें सेवन में कम करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला जो आर्गुमेंट है वो मजबूत है और दूसरा वाला आर्गुमेंट कमजोर है। ठीक, तो देखो अब तक आप क्या क्या पढ़े इस टॉपिक के अंदर। अब तक आपने, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इसके अंदर देखा है, बेसिक देखा सबसे पहले कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़े। तो एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूं सारा का सारा टॉपिक 2 मिनट के अंदर। कि सबसे पहले हमने देखा कि इस टॉपिक का जो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें आपको आंसर यस और नो में नहीं देना है। तो कैसे देना है, मुझे बताना है या तो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर आर्गुमेंट वीक है। बोले सर कैसे पता करें, तो मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ चीजें बताई। क्या, कि पहली बात, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से जो आर्गुमेंट है वो कनेक्ट होने चाहिए स्पष्ट रूप से। दूसरी चीज, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा आर्गुमेंट। तीसरा, कोई एक्ट हो, कोई लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर गवर्नमेंट बॉडीज का या यूएनओ का, तो वो क्या होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। या फिर कहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। या फिर किसी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक मान्यता की भी बात की जाए, साथ ही साथ वो मान्यता तार्किक भी हो। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर। वहीं वीक आर्गुमेंट में क्या बताया मैंने, कि स्टेटमेंट का और आर्गुमेंट का अस्पष्ट रूप से संबंध हो। कहने का मतलब वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं हो। दूसरी चीज, आर्गुमेंट के अंदर केवल या एकमात्र जैसे शब्द देखने को मिल जाए तो आपको वीक आर्गुमेंट बताना है। तीसरा, किसी की अपेक्षा की जाए, नकल की जाए, अनुमान लगाए जाए या कल्पना की जाए, या फिर सलाह दी जाए, या रूढ़िवादिता हो, या फिर अंधविश्वास हो, या फिर संदेह के भाव से दिया जाए, उसे डाउटफुल होके देखा जाए, या फिर डबल मीनिंग बात की जाए, तो ये सारे के सारे जहां पे आपको देखने को मिलेंगे आप वीक आर्गुमेंट लगाएंगे। तो ये आपने इस प्रकार से पूरा का पूरा रिवीजन भी हो गया है। अभी हमारा तरीका क्या होता है पढ़ने का, कि सबसे पहले हम टॉपिक के बेसिक तक पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चनों को देखते हैं, और सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं, सबसे लास्ट में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो बहरहाल अभी हम आरएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो देखो क्या है, पहला 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका, कथन और तर्क अर्थात स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का। क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे कि वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तर्क क्या है, बोले हां, ज्यादातर, ये देखो ज्यादातर गलत लिख दिया है, इस प्रकार से होगा ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर, जो ज्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण होता है। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल तर्क संगत बात है, तर्क संगत बात है। आप देखते भी हैं, रिसर्च में भी आया और ये अनुभव भी है आपका, तर्क संगत बात है और ये अनुभव भी है। क्या है, अनुभव भी है, कि जहां पे भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये होता है कि वो उस टाइम पे अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो अपने फोन का इस्तेमाल करते करते उस कंडीशन में पहुंच गए थे कि उनको पता नहीं कि वो अपना व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने वाहन को चला रहे हैं, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो पहला तर्क है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। वहीं दूसरे की बात किया है, दूसरा क्या है, बोले नहीं, मोबाइल उपयोग करने वाले के लिए आयात स्थिति में समस्या हो जाएगी, आयात नहीं सॉरी, आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि मोबाइल का जो यूज लेने वाले यूजर्स हैं उनके लिए इमरजेंसी कंडीशन में ये आफत हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। तो आप मेरे को चीज बताओ, जब आप व्हीकल का यूज कर रहे हो, कोई भी वाहन चला रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आपातकाल स्थिति हो सकती है,
और अगर आपातकाल स्थिति है तो आप वाहन को साइड में रोक सकते हैं, साइड में रोक के अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से क्या है, तर्क संगत नहीं है, अतार्किक है, अतार्किक, अतार्किक है। तो इसलिए जो दूसरा वाला है वो क्या है, वीक आर्गुमेंट। ठीक, तो पहले वाला स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वाला वीक आर्गुमेंट है। आंसर क्या होगा इसका, तो केवल एक अंतर्निहित करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में पूछा वो क्वेश्चन आरएस में। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो आरएस 2018 में पूछा वो क्वेश्चन, सभी ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां होनी चाहिए। तो इसके कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम मत कराओ, आप जो एकेडमिक जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी एकेडमिक रिवार्ड हैं, उसी के आधार पर आप सरकारी नौकरियों की भर्ती कर लो। और फिर वो तर्क क्या दे रहा है, बोले हाँ यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ हैं। तो बात देखो क्या की जा रही है, उन अभ्यर्थियों, ये उन अभ्यर्थियों क्या है, तुलना है। पहली बात, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और एकेडमिक स्तर भी जो पढ़ के आया है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की कुछ हर एक की कुछ न्यूनतम निर्धारितता तो होती है, कुछ योग्यता होती है, तो वहां तक तो सब पहुंच के आए। तो ये जो व्यय वाली चीज है ये बिल्कुल अतार्किक है और उन अभ्यर्थियों से अर्थात तुलना की जा रही है। तो जो पहला जो तर्क है वो क्या है, वीक है। क्या है, वीक। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, और एक तरीके से तुलना की जा रही है, साथ में पक्षपात भी किया जा रहा है। किनके साथ, कि जो अभ्यर्थी अपने एकेडमिक स्तर जब उनका था, अकेडमी किसी भी कक्षा में पढ़ रहे थे, अपने ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपना +2 कर रहे थे, 10th कर रहे थे, तो उनके सामने उस टाइम पे क्या परेशानियां रही हों जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए हों, लेकिन कंपटीशन में अच्छा कर रहे हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे IAS RAS जो कि 10th क्लास 10th या 12th क्लास में 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन पास हैं। और बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट भी होते हैं जो कि एग्जाम पास नहीं कर पाते, और वो 2nd क्लास या फिर 3rd क्लास में जो बच्चे होते हैं, 3rd क्लास जो बच्चे होते हैं, वो IAS जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से पक्षपात है। तो इस वजह से ये वाला जो तर्क है पहले वाला, ये वीक है। दूसरा है क्या, देखो, नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में असमानता है। तो बिल्कुल ये बात क्या है, ये मैं कह सकता हूं अनुभव के आधार पर कि ये बात सही है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या बहुत सारी ऐसे सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पे इंस्टीट्यूट होते हैं या यूनिवर्सिटी जहां पे स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा बना दी जाती है। लेकिन वहीं पे बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज की या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे स्टूडेंट की परसेंटेज क्या होती है, बहुत ही कम बनाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा योग्य होते हैं क्योंकि वो कंपटीशन पास करके ही वहां पे एडमिशन लेते हैं, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये दूसरा वाले चीज है। ये आपको क्या लग रही है, ये क्या है, अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मूल्यांकन में असमानता रहती है। तो ये जो बात है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो कह सकते हैं पहले वाला जो तर्क है वो कमजोर है और दूसरे वाला मजबूत है। तो इसके अंदर तर्क मजबूत पूछ रहा है। देखो यहां देखो, क्या नहीं और वो नहीं पूछा है, क्या कौन सा तर्क सही है कौन सा गलत है। मैं आपको बता रहा था ना कि इसके अंदर आपको वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के रूप में आंसर देना है। यहां दिया हुआ है निम्न में से कौन से तर्क मजबूत हैं, तो कौन सा मजबूत होगा, तो सेकंड वाला होगा। तो इसके अंदर केवल 2, इसका आंसर क्या होगा, 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है और लेटेस्ट एग्जाम RS 2021 में पूछा गया है। देखो पढ़े सभी लोग, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या है कि क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए।
ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। अब इसके आर्गुमेंट क्या क्या है, आर्गुमेंट पढ़ लेते हैं। पहले तो आप स्टूडेंट स्टेटमेंट जब भी पढ़ते हैं तो उसको अपनी मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में एक बार अपने माइंड में एक बार इमेजिनेशन बनाएं। ये कुछ नहीं कह रहा, ये कहना चाह रहा है कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाते टाइम ना केवल राइडर जो कि उसके पीछे बैठा व्यक्ति है, दोनों के लिए हेलमेट को आप कठोरता से नेसेसरी करो। ठीक है, कठोरता से उस चीज का पालन भी करवाओ, ये कहना चाह रहा है। ठीक, अब इसके पीछे तर्क क्या क्या दे रहा है वो? पहला क्या तर्क है? बोले नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अब आप मुझे बात बताओ, विवेक पर छोड़ देना चाहिए ये क्या मतलब है? विवेक पर छोड़ देंगे तो आप देखते हैं आधे से ज्यादा लोग जब भी उनको मौका मिलता है, पुलिस वाले ना हो आगे पीछे, बिल्कुल विदाउट हेलमेट चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये तो किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है। तो ये क्या है? वीक आर्गुमेंट है। क्या है? वीक आर्गुमेंट। क्योंकि हम विवेक पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर मान के चलो हर एक इंसान इतना रेस्पॉन्सिबल है तो फिर रूल की जरूरत ही नहीं है। एक बार कहने की जरूरत है, रूल बनाने की क्या जरूरत है? तो ये रूल के खिलाफ एक तरीके से कह सकते, रूल के खिलाफ तो नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वीक आर्गुमेंट है, सही आर्गुमेंट नहीं है, कमजोर तर्क है। दूसरा देखते हैं क्या है। बोले हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तो मैंने बात किया जा रहा है नियम, जहां पे लॉ आ जाए तो वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला है वो स्ट्रांग है। ये तर्क संगत भी है। क्या तर्क संगत है? कि नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। ठीक। तीसरा क्या है? बोले हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सबसे कॉमन चीज है, क्या है? सर, इसके बगैर कुछ नहीं है, संवेदनशील और नियंत्रक है, इसको हेलमेट के द्वारा क्या सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये जो थर्ड वाला है ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। चौथा वाला पढ़ते हैं। बोले नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। अब ये बताओ, आप अनुभव के आधार पर इस चीज को बता सकते हो क्या चीज सही है? आपको लग नहीं रहा है चीज गलत है? अनुभव के आधार पर ये चीज आपको गलत नहीं लग रही क्या? कि सर की सुरक्षा हेलमेट से नहीं होगी तो किससे होगी? सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट ही पहना जाता है। तो इसलिए जो फोर्थ वाला है ये क्या है? ये वीक आर्गुमेंट है। क्या है? वीक आर्गुमेंट। अब तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि केवल तर्क 2 और तर्क 3 ही मजबूत तर्क हैं, बाकी जो पहला और चौथा तर्क है वो क्या है? कमजोर तर्क है। ठीक है, आगे ऑप्शन दे रखे हैं क्या? देखो लास्ट वाला आया नहीं है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यहां पे देखो ऑप्शन में ये दिए हुए थे कि सेकंड वाला और थर्ड वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये हमने अब तक देखा, सारे आरएस 2016, 2018, 2021 के पेपर भी किए, और कितनी सहजता से जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी उनको फॉलो अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल सहजता से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हालांकि मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको ठीक ढंग से समझ में आई होंगी, आप समझे होंगे चीजों को किस प्रकार से सहजता से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।